गुड इवनिंग, नमस्कार सभी लोगों को, नमस्कार सभी लोगों का स्वागत। हम्म ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्लास जो है वो आपका क्या है, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक तो फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, ठीक है, मौलिक कर्तव्य। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार सभी लोगों को, नमस्कार। ठीक है, चलो तो फंडामेंटल राइट्स की अगर बात की जाए, फंडामेंटल राइट्स की अगर बात की जाए तो फंडामेंटल राइट्स आपको पता है भाग 3 में है। पार्ट क्या है इनका? 3 है। इनका पार्ट क्या है? 3 है। और इनका जो आर्टिकल है वो आपका 12 से लेकर 35 नंबर तक का आर्टिकल है। अनुच्छेद 12 से 35 तक का आर्टिकल है। ठीक, नीति निर्देशक तत्वों की बात करूं तो ये भाग 4 है और इनका जो आर्टिकल है आपका वो 36 से 51 तक है। और मौलिक कर्तव्यों की अगर बात करूं तो ये भाग 4A है और इनका जो आर्टिकल है वो है 51A। आर्टिकल इनका क्या है? 51A है। ठीक, भाग 4A में है। ठीक है, तो ये जो अधिकार दिए गए हैं, ये मौलिक अधिकार किसको दिए गए हैं? नागरिकों को दिए गए हैं। ठीक है, मतलब भारत में जो लोग रहने वाले हैं उनको दिए गए हैं। कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो सबको प्राप्त हैं। अगर कोई भारत में बाहर से आता है तो उसे भी ये मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। ठीक, और अधिकार क्यों दिए जाते हैं? अधिकार क्यों दिए जाते हैं? तो अगर हम ये बात करें कि अधिकार क्यों दिए जाते हैं, तो अधिकार क्या करते हैं? आपके अंदर सुरक्षा का भाव पैदा करते हैं। ठीक, मौलिक अधिकार क्या करते हैं? मौलिक अधिकार क्या करते हैं? मौलिक अधिकार का काम है किसी भी व्यक्ति के अंदर सुरक्षा का भाव पैदा करना, सुरक्षा का भाव पैदा करना, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी। ठीक, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी पैदा करना। क्यों? यानी आपके साथ किसी भी तरह का कोई भी गलत काम नहीं होगा, कोई भी गलत आपके साथ बर्ताव नहीं किया जाएगा, या आपके जो राइट हैं वो आपको मिलेंगे। ये सारा जो सेंस है वो क्या करते हैं? सुरक्षा का भाव पैदा करते हैं। यानी मौलिक अधिकार क्या हैं? मौलिक अधिकारों को हम कहते हैं सुरक्षा की गारंटी, सुरक्षा की गारंटी। किससे सुरक्षा चाहिए? तो को व्यक्ति के विरुद्ध, व्यक्ति को व्यक्ति के विरुद्ध, पर्सन अगेंस्ट पर्सन, यानी कोई भी एक व्यक्ति किसी दूसरे
व्यक्ति के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं कर सकता, हम आपके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं कर सकते, या हम किसी के साथ छुआछूत का भेदभाव नहीं कर सकते। तो व्यक्ति को व्यक्ति के विरुद्ध ये अधिकार मिले हैं, पर्सन अगेंस्ट पर्सन है, ठीक। व्यक्ति को समुदाय से, व्यक्ति को समुदाय के विरुद्ध, कि किसी भी समुदाय के लोग किसी को भी परेशान नहीं करेंगे या अपनी चीजें थोपने का प्रयास नहीं करेंगे, है ना, किसी तरह का अंतर्द्वंद नहीं स्टैब्लिश करेंगे, ठीक। राज्य के विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध कि राज्य आपके खिलाफ कुछ इस तरह का काम नहीं करेगा। तो क्या है, स्टेट के अगेंस्ट भी आपको ये क्या है, प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द स्टेट है, गारंटी ऑफ सिक्योरिटी अगेंस्ट द स्टेट है कि स्टेट कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे आपकी सुरक्षा में किसी तरह का क्या हो, कोई खतरा हो। मसलन आपको स्वतंत्रता दी जाती है, आपको ऐसे कानून बनाए जाते हैं जिससे आप क्या होता है, आपका ठीक है, क्या होता है, आपकी रक्षा होती है, ठीक है। और जो माइनॉरिटी रहती है किसी भी कंट्री में, जो माइनॉरिटी होते हैं, जो अल्पसंख्यक होते हैं, उनके अंदर सुरक्षा का भाव पैदा करना क्या होता है, मौलिक अधिकार का काम होता है, ठीक है। इसी मौलिक अधिकार को हम जो है वो कहां से कहां तक समझते हैं। तो अगर हम शुरुआत करें आपकी मौलिक अधिकारों से, तो मौलिक अधिकारों को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट कहते हैं। तो यह नागरिकों को प्राप्त अधिकार हैं जो संविधान द्वारा प्राप्त हैं, और यह व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध प्राप्त क्या है, सुरक्षा की गारंटी है, गारंटी ऑफ सिक्योरिटी अगेंस्ट द स्टेट, गारंटी ऑफ सिक्योरिटी अगेंस्ट द स्टेट। तो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो मूल संविधान था उसमें 7 मौलिक अधिकार थे, पर संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के द्वारा हटा दिया गया, और इसे हटाकर अब क्या कर दिया गया है, इसे हटा के अब एक लीगल राइट बना दिया गया है, लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300 ए। यानी अब जो संपत्ति का अधिकार है वो आर्टिकल 300 ए में आपको क्या है, एक लीगल राइट है, एक वैधानिक अधिकार है, एक विधिक अधिकार है। अब यह आपका मौलिक अधिकार नहीं है। तो मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक। बताइए, क्लियर है पॉइंट, क्लियर है पॉइंट। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। मूल संविधान में कितनी थी, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, मूल संविधान में कितने थे, 7 मौलिक अधिकार थे, ठीक। वर्तमान में कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। एक जो हटा दिया गया वो कौन सा है, वो संपत्ति का अधिकार है। कब हटाया गया, 44वें संविधान संशोधन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 द्वारा हटा दिया गया और आर्टिकल 300 ए में हटा के उसे क्या कर दिया गया, एक लीगल राइट बना दिया गया, ठीक है। ठीक है, ऋतु जायसवाल पूछ रही है लिखना है, आपका मन है भाई, आपको लिखना है लिखिए, नहीं लिखना है मत लिखिए, ठीक है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से आप सुन लीजिएगा, ठीक है। मैंने क्या कहा आपसे शुरू में, मौलिक अधिकार सारे नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को मिलते हैं, पर कुछ मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं, वो किसी दूसरे को नहीं दिए जाएंगे। मसलन अगर कोई बाहर से आया हुआ आदमी है और वो ये बोले कि मेरे अधिकार हैं और मुझे ये वाला अधिकार मिलना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, उनको वो अधिकार नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो केवल भारतीय नागरिकों को, ध्यान से सुनिए, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं बेटा, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30। इसको नोट डाउन कर लो अगर करना है तो, ठीक है। अभी पढ़ाएंगे आगे अभिषेक,
अभी जो पढ़ा रहे हैं उस पे समझ लो। सर मौलिक और लीगल में क्या डिफरेंस है? बेटा मौलिक अधिकार आपके अपने अधिकार है ना, आपको प्राप्त अधिकार है, उनको आपसे कोई छीन नहीं सकता है। उनके लिए आप कोर्ट में डायरेक्ट जाकर चैलेंज कर सकते हैं, ठीक? वो आपके मूलभूत अधिकार हैं, वो फंडामेंटल हैं, वो आपको मिले हुए अधिकार हैं। लीगल राइट के लिए कानूनी प्रक्रिया के तहत मिले हुए अधिकार हैं, ठीक है? आप उनका मौलिक अधिकारों की तरह दावा नहीं कर सकते, ठीक है? क्लियर है? तो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार, ठीक? फंडामेंटल राइट्स टू इंडियन सिटीजन, फंडामेंटल राइट्स फॉर इंडियन सिटीजन ओनली, फॉर इंडियन सिटीजन ओनली। कौन कौन से हैं? कौन कौन से? आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ठीक है? 29 और 30, ठीक है? क्लियर है? अभी सब बताते हैं बेटा, सब बताते हैं, पढ़ाने तो दो पहले। और ये जो है ये विदेशियों को प्राप्त मौलिक अधिकार है। विदेशियों का मतलब अगर कोई फॉरेन टूरिस्ट यहां पर आ जाता है, अगर कोई फॉरेन पर्सन आ जाता है, फॉरेन पीपल आ जाता है, तो उसके भी कुछ मौलिक अधिकार होते हैं। हमारे तो हैं ही, पर उसके भी मौलिक अधिकार हैं। मसलन अगर कोई बाहर का व्यक्ति भारत आया है तो हम उसके साथ भी इक्वालिटी ऑफ लॉ के तौर पे पेश आएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि वो बाहर का आया तो उसको परेशान करने लगेंगे। तो उसमें आर्टिकल 14 है जो विदेशी व्यक्तियों को भी प्राप्त मौलिक अधिकार हैं। आर्टिकल 20 और 21 अभी आगे पढ़ोगे सबके बारे में। आर्टिकल 25 से 28 जो कि है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये भी क्या है? मौलिक अधिकार है जो विदेशियों को प्राप्त मौलिक अधिकार हैं भारत के अंदर, ठीक है? भारत के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक? खासकर भैया जिनका 9-10 वर्ग का टीजीटी है वो ध्यान से सुन लो। हो सकता है 1 से 5 वालों से ना पूछा जाए, लेकिन 9-10 वर्ग वालों से, 11-12 वालों से क्या हो जाए? पूछ दिया जाएगा, ठीक है? क्लियर है? तो विदेशियों को प्राप्त मौलिक अधिकार में क्या क्या हो जाएगा? 14, 20, 21, 25, 28, ठीक है? 25, 28 एनआरआई किस में आएगा सर? अरे यार जब मैंने कह दिया कि विदेशियों को प्राप्त है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, तो जितने मौलिक अधिकार होंगे उसको भी मिलेंगे, ठीक है? ठीक। अच्छा दूसरी बात क्या है? दूसरी बात क्या है? मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है, ठीक? कब किया जा सकता है? ग्राउंड क्या होगा? तो उसके ग्राउंड क्या बनाए गए हैं? उसके ग्राउंड बनाए गए हैं कि मान लीजिए अगर कल को भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो जाए, मान लीजिए अगर कल को भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो जाए, तो भाई उस समय फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोकना जरूरी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोकना जरूरी है, नहीं तो मान लीजिए किसी ने हिंदुस्तान में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच रोकना जरूरी है ना। या मान लीजिए कोई अंदर अंदर इंडिया को क्या करने लगे? नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको क्या करनी, कुछ लोगों को मान लीजिए शंका के आधार पर गिरफ्तार करना पड़ जाए, तो कुछ अधिकारों को रोकना जरूरी होता है। तो मौलिक अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा सस्पेंड किया जा सकता है, ठीक? बशर्ते, केवल वहां शर्त क्या है कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो सब के सब सस्पेंड हो जाएंगे। कब? कंडीशन क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल होना चाहिए, नेशनल इमरजेंसी होनी चाहिए। और नेशनल इमरजेंसी जिस आर्टिकल में दी हुई है उसका नाम है आर्टिकल 50, 352, ठीक? 352। तो याद रखना आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी जितने भी फंडामेंटल राइट होते हैं 12 से 35 तक, यहां क्या पढ़ा आपने? यहां पर आपने क्या पढ़ा? 12 से 35 तक होते हैं ना फंडामेंटल राइट, पढ़ा है यहाँ पे। तो 12 से 35 तक जितने फंडामेंटल राइट आप देख रहे हैं इनमें से सारे निलंबित हो जाएंगे, सिर्फ दो बचेंगे। कौन कौन से? आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़कर, ठीक है? 1 को
छोड़कर। क्लियर है? बताओ, क्लियर है पॉइंट? तो ये सारी चीज नोट डाउन कर लेना। केवल भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? फंडामेंटल राइट्स टू इंडियन सिटीजन ओनली, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30। विदेशियों को प्राप्त मौलिक अधिकार 14, 20, 21, 25 से 28 तक। ठीक है, आर्टिकल 14, 20, 21 और 25 से 28। ठीक है, मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। कब निलंबित किया जा सकता है? आधार क्या बनेगा? आधार बनेगा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान 20 और 21 को छोड़कर बाकी सारे मौलिक अधिकार क्या हो जाते हैं? निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? अरे मेरा ही लिखा हुआ है भाई, हद हो गई। पहले ही लिख के रख लिया था, बोला तो था कि पहले ही लिख के रख लूंगा या पीडीएफ से करूंगा। ठीक, 20-21 में क्या, अभी सब बताएंगे, पहले इसको सुन लो। अब जो 6 मौलिक अधिकार दिए गए उनमें सबसे पहला क्या है? उनमें सबसे पहला क्या है? सबसे पहला समानता का अधिकार। उससे पहले नोट में 2 पॉइंट ये भी सुन लेना। मौलिक अधिकार न्यायालय में न्यायोचित होते हैं, न्याय योग्य होते हैं, जस्टिसिएबल होते हैं कोर्ट में। कहने का मतलब, अगर आप अपने किसी मौलिक अधिकार का क्रियान्वयन कराना चाहते हैं, आपका कोई मौलिक अधिकार आप तक नहीं पहुंच रहा है और आप उसे पहुंचाना चाहते हैं अपने तक, तो आपका ये अधिकार है कि आप कोर्ट में जाकर अपने मौलिक अधिकार को पूरा करा सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि न्यायालय में न्यायोचित है। और भारत में कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों को वेव नहीं कर सकता। यू कैन नॉट वेव योर फंडामेंटल राइट। आप अपने मौलिक अधिकारों को त्याग नहीं सकते हैं। ठीक, त्याग नहीं सकते हैं। ठीक है सर जी, ये 7वां क्लास है। नहीं बेटा, मुझे याद नहीं है क्लास का नंबर ना। पहला टॉपिक डेमोक्रेसी का था, दूसरा टॉपिक आपका कॉन्स्टिट्यूशन का था। शायद दोनों में 3-3 क्लास हुई है। हाँ, ये 7वीं क्लास होगी। ठीक है, मैं को इतना मैं गिन के थोड़ी ना पढ़ाता हूँ। तो मौलिक अधिकारों को त्यागा नहीं जा सकता, वेव नहीं कर सकते आप। ठीक, यूएस में याद रखिएगा, यूएस में ना वेव कर सकते हैं। दुनिया के और बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पर आप चाहें तो अपना अधिकार क्या कर सकते हैं? छोड़ सकते हैं। भारत में नहीं है ऐसा। ठीक, तो मौलिक अधिकारों को त्यागा नहीं जा सकता। अब आ जाते हैं मौलिक अधिकार पे। सबसे पहला जो अधिकार है उसे क्या कहते हैं? समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 से 18 तक। ठीक, कितने कितने आर्टिकल से? 14 से 18 तक, राइट टू इक्वालिटी। दूसरा है आपका क्या? दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार आपका आर्टिकल 19 से 22 तक है, राइट टू फ्रीडम। तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी आर्टिकल 23 और 24। चौथा है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मतलब हो गया आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 तक। ठीक, तो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त और विदेशी नागरिकों में तुमने देखा था 25 से 28। तो विदेशी नागरिकों को भी अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ये नहीं करोगे, अगर कल को बाहर का कोई जॉन नाम का आदमी घूमने आया है तो जॉन को तुम जो है वो क्या किए? पटक पटक के क्या कर दिए? जैन बना दिए। नहीं, ठीक है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 5वें नंबर पे जो आता है वो है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। इसको हम अल्पसंख्यकों का अधिकार भी कहते हैं। इसे हम राइट फॉर माइनॉरिटीज भी बोलते हैं। इसे हम राइट फॉर माइनॉरिटीज भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम राइट फॉर माइनॉरिटीज भी बोलते हैं। आर्टिकल 29 एंड 30 इसे अल्पसंख्यकों का अधिकार भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद 6ठे नंबर पे आता है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि है आपका आर्टिकल 32। अगर आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का हिंड्रेंस हुआ है तो आप इसी आर्टिकल के तहत क्या करते हैं? कोर्ट में अपील करते हैं। ठीक, इसी आर्टिकल को भीमराव अंबेडकर ने क्या बोला था? संविधान की आत्मा कहा था, कॉन्साइस और सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। ठीक है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। ठीक, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। तो कुल कितने फंडामेंटल राइट हैं? 6 फंडामेंटल राइट हैं। कुल कितने फंडामेंटल राइट हैं? 6 फंडामेंटल राइट हैं। राइट टू इक्वालिटी, दैट इज आर्टिकल 14 टू 18। ठीक है,
दूसरा राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, दैट इज 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी हमारे खिलाफ किसी तरह का शोषण नहीं हो सकता, किसी भी व्यक्ति का किसी तरह का शोषण नहीं हो सकता, दैट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, कोई भी एक्सप्लॉइट नहीं होगा 23 और 24 में, ठीक, जिसमें वो बच्चे वाला अधिकार है 6 से 14 वाला, ठीक है। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी मैं अपने धर्म को अपने हिसाब से फॉलो कर सकता हूं, मैं जिस धर्म को चाहूं उस धर्म को फॉलो कर सकता हूं, मैं जिस तरीके से चाहूं उस तरीके को धर्म से फॉलो कर सकता हूं, मुझे उसमें किसी तरह की रोक टोक नहीं होगी, लेकिन उसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। तो 25 से 28, ठीक है। उसके बाद सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 एंड 30। और याद रखोगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट को क्या कहते हैं? राइट फॉर माइनॉरिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्पसंख्यकों का अधिकार कहते हैं। अरे अभी सब बता रहे हैं, शांति से क्लास किया करो यार। फिर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। अगर आपके किसी भी फंडामेंटल राइट को किसी भी तरीके से हिंडर किया गया है, तो आप इस आर्टिकल के तहत अपने फंडामेंटल राइट को आप सिक्योर कर सकते हैं, उसे आप पा सकते हैं। इसी आर्टिकल को भीमराव अंबेडकर ने क्या बोला? संविधान की आत्मा बोला, ठीक है। अब आर्टिकल नंबर 12 में देखो, नॉर्मली जो तुमको पढ़ना होता है ना, नॉर्मली जो तुमको पढ़ना होता है वो 14 से लेकर 32 तक पढ़ना होता है, उसके अलावा आपसे पूछा नहीं जाता है, ठीक। इसके आगे 33, 34, 35 में भी आपके आर्टिकल हैं, पर वो आपसे पूछे नहीं जाएंगे, वो सब जिनका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उनसे पूछा जाता है। जैसे जो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस हो रहा होता है उनसे पूछा जाता है, उसमें कोर्ट मार्शल की बात है, ठीक है, मार्शल लॉ की बात है, तो वो सब आपसे नहीं पूछा जाएगा। आर्टिकल 12 में क्या दिया हुआ है? आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी हुई है। राज्य की परिभाषा का क्या मतलब है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट का मतलब क्या है? जब हम कहते हैं कि राज्य अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है, आपको मैंने बताया था पॉलिटिकल साइंस में क्या है? पॉलिटिकल साइंस में क्या है? पॉलिटिकल साइंस में नेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो वहां पर राज्य शब्द इस्तेमाल किया गया, स्टेट वर्ड इस्तेमाल किया गया, ठीक। जैसे आपने देखा था कि मैंने आपको ये चीज पहले बताई भी थी कि पॉलिटिकल साइंस में राज्य शब्द का इस्तेमाल तो भारतीय राज्य की बात हो रही है, स्टेट ऑफ इंडिया की बात हो रही है, ठीक। तो राज्य का मतलब यहां पर क्या है? हम भारतीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो उस राज्य की परिभाषा दी गई है कि जब हम राज्य कहते हैं तो उस राज्य से मतलब क्या है, कौन कौन उस राज्य के अंदर आता है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 13 में व्यक्तियों को राज्य के विरुद्ध क्या दिया गया है? गारंटी प्रदान की गई है, इसलिए इसको मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच कहते हैं, एक प्रोटेक्शन गियर, प्रोटेक्शन गियर ऑफ प्रोटेक्शन गियर ऑफ फंडामेंटल राइट, ऑफ फंडामेंटल राइट कहा जाता है। प्रोटेक्शन गियर ऑफ फंडामेंटल राइट कहा जाता है कि ये क्या करता है? गारंटी प्रदान करता है। अब कायदे से जो हमारा शुरू होता है वो 14 से लेकर 32 तक शुरू होता है, ठीक। कायदे से कहां तक शुरू होता है? 14 से लेकर 32 तक शुरू होता है, जिस पे आपके सवाल पूछे जाएंगे, जिस पर आपसे सवाल किया जाता है। देखिए, आपने पढ़ा कि 6 तरीके के मौलिक अधिकार हैं। सबसे पहला अधिकार जो है वो क्या है? समानता का अधिकार है। अगर किसी देश में लोगों को मौलिक अधिकार दिए जा रहे हैं और उसमें सबसे पहले समानता का अधिकार दिया जा रहा है, तो इसका मतलब उस देश में लोगों के साथ असमानता का व्यवहार हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा? हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा? हो रहा होगा। तो क्या आपके देश में लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता था? तो बिल्कुल
आपको प्राचीन काल से आपको पता है कुछ खास जाति के लोगों के साथ, कुछ खास किस्म के लोगों के साथ, कुछ खास प्रोफेशन के लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। कानून की नजर में ही भेदभाव था। ठीक, एक वर्ण की सजा ज्यादा थी, दूसरे वर्ण की सजा कम थी, वर्ण के आधार पर सजा दी जाती थी। तो सबसे पहले तो कानून की नजर में समानता देनी जरूरी थी। इसीलिए सबसे पहला राइट जो बना वो क्या बना? समानता का अधिकार। सबसे पहला राइट आपका क्या बना? समानता का अधिकार बना, राइट टू इक्वालिटी बना, जो कि है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। 14 से लेकर 18 तक क्या कहता है भाई? तो आर्टिकल 14 कहता है रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, मतलब एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। कानून की नजर में हर व्यक्ति क्या है? कानून की नजर में हर व्यक्ति क्या है? समान है। कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। ठीक, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्या आ जाता है? समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। अब जब हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ, जब हम बोलते हैं रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, जब ये टर्म यूज करते हैं तो इसका दो मीनिंग आता है, इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा जो है इसका वो कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। वो क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के समक्ष समानता, की कानून की नजर में सारे लोग क्या है? बराबर हैं। ये हमने ब्रिटेन से जो रूल ऑफ लॉ लिया था उसका हिस्सा है कि चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, वो कानून की नजर में क्या होगा? इक्वल होगा। वो कानून की नजर में क्या होगा? समान होगा। वो कानून की नजर क्या होगा? समान होगा। ठीक है, वो कानून की नजर में क्या होगा? समान होगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो वो कानून के समक्ष समान होगा। दूसरी जो कंडीशन है वो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कानून का समान संरक्षण। यानी जो संरक्षण है वो भी क्या है? कानून का समान संरक्षण है, इक्वल प्रोटेक्शन है, यानी एक जैसा संरक्षण है। अब इसको डिफाइन करते हुए, ये जो थ्योरी ली गई थी वो यूएस से ली गई थी। इसको डिफाइन करते समय समय आसान भाषा में समझो, बिल्कुल किताबी भाषा में मत जाओ। इसको डिफाइन करते समय सिंपल मतलब यह है कि जब हम कोई न्याय की बात करेंगे, जब हम किसी कानून की बात करेंगे, तो हम परिस्थितियों का भी ध्यान रखेंगे। और परिस्थितियों में हो सकता है कि हमें किसी किसी के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन बनाने पड़ जाएं, तो वो कानून के समान संरक्षण में आएगा। मतलब कानून के बराबर में उनका क्या संरक्षण हो रहा है। जैसे अगर हमें महिलाओं के लिए कुछ स्पेशल काम करने पड़ गए, तो हम वहां ये नहीं कहेंगे कि ये तो इक्वालिटी नहीं हो रही है। अगर हम समाज के उन तबकों को जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए हैं, अगर हम उनको बराबर लाना चाहते हैं, तो हमें एक्स्ट्रा पुश करना पड़ेगा। तो जो लोग समाज की दौड़ में पीछे रह गए, अगर इनको यहां से यहां लाना है, तो ये एक्स्ट्रा पुश करने के लिए हमें क्या करना होगा? एक्स्ट्रा काम करना होगा, एक्स्ट्रा पॉलिसी बनानी होगी। तो ये किसी भी हालत में इस वाले पार्ट का उल्लंघन नहीं है। इसलिए बोला गया कि आर्टिकल 14 का मतलब होता है विधि का शासन, यानी कानून के समक्ष समानता, कानून के समान संरक्षण। ठीक है, तो आर्टिकल 14, हालांकि आपसे ये इतने डिटेल में नहीं जाएगा, आपसे पूछना होगा तो आर्टिकल 14 ही पूछ लेगा सीधे सीधे। ठीक है, दूसरा देखिएगा, दूसरा क्या? आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रेस, बर्थ प्लेस, रिलीजन, जेंडर। किसी भी आधार पे किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। 15 नंबर क्या कहता है? किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, मूलवंश, नस्ल, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ इसमें यह कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को सभी सार्वजनिक स्थानों के उपयोग का अधिकार है। एवरी पर्सन हैज द राइट टू एक्सेस ऑल पब्लिक प्लेसेस लाइक बाथिंग घाट्स, बाथिंग घाट्स, वेल्स, ठीक, सिनेमा हॉल,
रेस्टोरेंट्स, पार्क्स एटसेट्रा। ठीक, पार्क्स एटसेट्रा। ठीक है, ठीक है। तो नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी कास्ट, क्रीड, जेंडर, बर्थ प्लेस एटसेट्रा। ठीक है, क्लियर है। तो ये आर्टिकल 15 है और कहते हैं कि सभी व्यक्तियों की सभी सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच होगी। ठीक, क्योंकि आपको पता है कि एक समय में ऐसा भी होता था कि कुछ खास निम्न वर्ग की जातियों को कुएं से पानी निकालने की इजाजत नहीं, अभी भी है, अभी भी लोग छुआछूत करते हैं। कहने को हमने संविधान में बंद कर दिया है, लेकिन हम करते अभी भी हैं। दिक्कत क्या है हमारी कि हम केवल अपनी सहूलियत के हिसाब से चीजें चाहते हैं। जहां हमें लगता है कि यहाँ हमारी सहूलियत है, यहाँ हमारा फायदा हो सकता है और वो चीज नहीं हो रही, तो वहां हम बोलेंगे कि हाँ 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 ये होना चाहिए। लेकिन जहां हमको लगेगा कि नहीं यार ये तो सही नहीं है, तो वहां हम क्या करने लगते हैं, परंपराओं का ढोल पीटना शुरू कर देते हैं, है ना। कहने को तो आर्टिकल 17 में बोला गया अस्पृश्यता का अंत, पर आप में से कितने लोग होंगे जिनके घर में काम करने वाले लोग होंगे, उनके बर्तन अलग होंगे, उनका चाय का बर्तन अलग होगा, आपका चाय का बर्तन अलग होगा, और आप जाने अनजाने खुद ये भेदभाव कर रहे हैं, आपको पता नहीं है, कर रहे होते हैं, है ना। तो नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी कास्ट, क्रीड एंड जेंडर। अच्छा, नोट करके यहाँ पे 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 15(6) के अंदर इसमें अमेंड किया गया और क्या कर दिया गया, ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन आया, 10% का जो आरक्षण आया, वो किसमें आया, 103 संविधान संशोधन में। अब आप समझिएगा, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन या किसी भी तरह का रिजर्वेशन ये क्या है, ये विशेष प्रावधान है समाज की मुख्य धारा में शामिल करने का। ये भेदभाव नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, समाज की मुख्य धारा में शामिल करने का उनका क्या है, स्पेशल प्रोविजन है जो सरकार की तरफ से किया जा रहा है। ठीक, फिर उसके बाद आर्टिकल 16 है, लोक नियोजन में अवसरों की समानता, सर्विसेज में। जो चीज आपने 15 में की है, सेम वही चीज 16 में क्या हो जाता है, 16 में क्या हो जाता है, विशेष प्रावधान हो जाता है, नौकरियों के अवसर पर लोक नियोजन में अवसरों की समानता के अवसर पे। ठीक, इसी आर्टिकल का हवाला देते हुए, 14 और 16 का ही हवाला देते हुए, अभी बिहार में अदर स्टेट वालों को क्या किया गया, अलाउ किया गया। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, क्लियर है पॉइंट, क्लियर है पॉइंट। ठीक है, देखो आरक्षण गलत चीज नहीं थी, आरक्षण की जो चीज बनाई गई थी वो थी बहुत सही चीज, लेकिन उस पॉलिसी का इस्तेमाल जो है वो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने जातिवाद की राजनीति में, वोट बैंक की राजनीति में जिस तरीके से तब्दील किया, उसकी वजह से समस्या खड़ी हुई है। उस पॉलिसी में कोई दिक्कत नहीं है, अगर ईडब्ल्यूएस में रिजर्वेशन दिया जा रहा है तो बिल्कुल ये सही है रिजर्वेशन मिलना। क्यों, बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो है सवर्ण जाति का, लेकिन आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उसकी इतनी स्थिति नहीं है कि वो अपने बच्चों को compete करा पाए या खुद compete कर पाए, तो ऐसे लोगों के लिए विशेष प्रावधान करना पड़ेगा। लेकिन अब समय समय पर उसका क्या होना चाहिए, उसका मूल्यांकन होना चाहिए। जो लोग इसका लाभ उठा चुके हैं उनको हटाना चाहिए, इसीलिए क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लाया गया, पर उस पर हर बार राजनीति होती है, इस वजह से वो हमें खराब लगने लगी है। ठीक है, बात बजाय आरक्षण पे सवाल उठाने के, सवाल पता है क्या, देखो यही खूबी होती है राजनेताओं की, यही खूबी होती है मीडिया वालों की। बजाय आरक्षण पे सवाल उठाने के हमें यह सवाल उठना चाहिए था कि जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से नौकरी क्यों नहीं बढ़ रही। लेकिन सरकार से जब भी तुम बोलोगे नौकरी क्यों नहीं बढ़ रही, नौकरी कहां है, हमें नौकरी दो, तो वो तुमको उठा के क्या कर देंगे, फंसा देंगे दूसरी चीज में, और हम लोग फंस भी जाते हैं दूसरी चीजों में, जैसा कि अभी आपने बवाल देखा ही था। ठीक, चलिए अगला है आर्टिकल 17, ये क्या कहता है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी।
आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत, एबोलिशन ऑफ टाइटल। यहां पर याद रखिएगा सेना और विद्या से संबंधित उपाधियां इसका भाग नहीं है, या जो हमें सम्मान के तौर पे मिलता है, जैसे भारत रत्न मिलता है, पद्म भूषण मिलता है, पद्म विभूषण मिलता है, वो क्या है, इसका भाग नहीं होती हैं। ठीक, इसका भाग नहीं होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका क्या आ जाता है, सेकंड नंबर पे आ जाता है राइट टू फ्रीडम। और राइट टू फ्रीडम आपका कहां से कहां तक है, आर्टिकल 19 से 22 तक है, आर्टिकल 19 से 22 तक है। ठीक, आर्टिकल 19 से 22 तक है। ठीक है, आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। आर्टिकल 19 को हम क्या कहते हैं, राइट टू फ्रीडम का ये पहला आर्टिकल है। उसमें आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, दुनिया भर की बात उसमें कही गई है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, लेकिन आर्टिकल 19 के बारे में लोगों को ये लगता है, विधा नहीं है बेटा, विद्या, विद्या, स्टडी, स्टडी, स्टडी। ठीक है, आर्टिकल 19 के लोगों को लगता है कि आर्टिकल 19 में कि सबको जो है वो 10 ग्राम क्या हुआ है, अलग मिला हुआ है। ठीक, सर किन उपाधियों के अंत की बात की गई, पहले के जमाने में लोग उपाधियां ले लेते थे ना, राय बहादुर, ठीक है, या मान लो कल को मैं कह दूं कि मेरा नाम आज से क्या रहेगा, त्रिभुवन चक्रवर्ती सम्राट सनी श्रीवास्तव रहेगा, और आपसे बोलेंगे जब आप हमको बुलाएंगे तो आप हमें त्रिभुवन चक्रवर्ती सम्राट बोलेंगे, और जब आप बोलेंगे तो हमारे सामने आप क्या करेंगे, सिजदा और पैबोस करेंगे। तो ये सब नौटंकी अब नहीं चलेगी ना, ये सब नौटंकी अब नहीं चलेगी। ठीक, तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। तो स्वतंत्रता में कौन कौन से अधिकार हैं, और अगर स्वतंत्रता है तो उस पर प्रतिबंध भी लग सकता है। ठीक, अगर मैं किताबी भाषा में बोलूं तो इसे कहते हैं युक्त युक्त निर्बंधन, युक्ति युक्त निर्बंधन, इंग्लिश में कहते हैं सर्कमस्टेंशियल रिस्ट्रिक्शंस, कि अगर सर्कमस्टेंसेस चेंज होंगे तो इन पर रिस्ट्रिक्शन भी लगाया जा सकता है। जैसे इमरजेंसी लग गई, आर्टिकल 352 लग गया, तो सारे के सारे मौलिक अधिकार क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं, बजाय 20-21 के। तो 19 नंबर का भी तो अधिकार जो दिया गया है वो हटेगा कि नहीं हटेगा, हटेगा कि नहीं हटेगा, बताइए। हटेगा ना। तो 19, आर्टिकल 19 में हमें जो अधिकार दिए गए हैं वो स्वतंत्रता के वो 6 प्रकार के हैं, पर याद रखिएगा इस पर रेस्ट्रिक्शंस इंपोज की जा सकती है। ठीक, कौन कौन से हैं उसको बस देख लो। अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यही वो आर्टिकल है जिसका हवाला देकर लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि अरे ये तो हमें संविधान ने बोलने का अधिकार दिया गया। बिल्कुल बोलने का अधिकार दिया गया है, आपको बोलने का अधिकार है, लेकिन उस अधिकार पे युक्त युक्त निर्बंधन भी लगता है, उस पर रिस्ट्रिक्शंस भी लग सकते हैं, उस पर रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए जा सकते हैं अंडर सर्कमस्टेंसेस। ठीक, अंडर सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, क्लियर है। तो आप ऐसी बात नहीं बोलेंगे जिससे शांति के भंग होने का खतरा हो, पीस ब्रोक होने का खतरा हो। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एकदम सिंपल बात बताता हूं, भारत का संविधान इतना फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, कठोर है, कई जगह बहुत रिजिड है, लेकिन फ्लेक्सिबल भी है। आप एक बार अगर भारत में खड़े होकर ये कह दीजिए पाकिस्तान जिंदाबाद, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है आपके संविधान को। आप बोल सकते हैं मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम बोल सकते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, लेकिन अगर आप ये बोलेंगे भारत मुर्दाबाद, तो जैसे ही आपने बोला ना भारत मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, चाइना जिंदाबाद, अमेरिका जिंदाबाद, यहां से दिक्कत नहीं है। कोई देश जिंदाबाद हो सकता है, जैसे हम जिंदाबाद हैं, जिंदा हैं और आबाद हैं, वैसे वो भी रहें। लेकिन जैसे ही आपने बोला भारत मुर्दाबाद, या आपने बोला भारत तेरे टुकड़े होंगे,
तो आप क्या कर रहे हो, याद करो प्रस्तावना में क्या पढ़ा था, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता, तो नेशन की इंटीग्रिटी पे चोट कर रहे हो, और तब संविधान आपको यह कहता है कि इस बात पे आपको सजा हो सकती है, तो पुलिस आपको उल्टा टांग के मार सकती है, ये पुलिस का अधिकार है। ठीक, तो आर्टिकल 19 पे जो पहला अधिकार है वो क्या है, पहली स्वतंत्रता है अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, लेकिन उस पर युक्त युक्त निर्बंधन भी लगेगा। आप ऐसी बात नहीं बोलेंगे जिससे पीस ब्रोक होने का खतरा हो, जिससे शांति एकता अखंडता का बोलने का खतरा हो, या जो लोग बड़े पदों पर बैठे हैं, माननीय पदों पर पड़े बैठे हैं, आप उनको कंडेम करिए, लेकिन कंडेम करने का एक सही तरीका होना चाहिए। ठीक, क्लियर है, क्लियर है? नहीं राहुल जी, सच बताऊं, अगर आपको संविधान के हिसाब से देखा जाए, लॉ के हिसाब से देखा जाए, तो गलत हुआ है उसके साथ, सजा मिलनी थी पर वो गलत है। दूसरा है सभा करने की स्वतंत्रता, गैदर असेंबलीज, आप असेंबली गैदर कर सकते हैं, आप असेंबली गैदर कर सकते हैं। ठीक, आप असेंबली गैदर कर सकते हैं, बट क्या होनी चाहिए, पीसफुल होनी चाहिए, नॉन वायलेंट होनी चाहिए। ठीक, क्या होनी चाहिए, पीसफुल होनी चाहिए, नॉन वायलेंट होनी चाहिए। संगठन बनाने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू मेक ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, फ्रीडम टू मेक ऑर्गेनाइजेशंस। देश के किसी भी भाग में घूमने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू रोम इन एनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक, भारत के किसी भाग में रहने बसने की स्वतंत्रता, लिव एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, और टू डू बिजनेस इन एनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, व्यापार करने की भी स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक, व्यापार करने की भी स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, व्यापार करने की भी स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, चलिए अगला है आर्टिकल नंबर 20। आर्टिकल नंबर 20, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाता, जब तक किसी का दोष सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक उसका क्या होगा, प्रोटेक्शन होगा। ठीक, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन, सिंपल भाषा में समझो, आपको तब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक कि आपने किसी कानून को तोड़ा ना हो। ठीक, जब तक आपको किसी कानून ने तोड़ा ना हो। ठीक है, जब तक आपने किसी कानून को तोड़ा ना हो तब तक आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ठीक है, तब तक आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, किसी भी व्यक्ति को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक कि उसने कोई कानून न तोड़ा हो। नो पर्सन कैन बी डिटेन्ड अंटिल एंड अनलेस ही और शी ब्रोक एनी काइंड ऑफ लॉ। ठीक, इसमें और भी कई सारी बातें हैं, इसमें और भी कई सारी बातें हैं कि एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी। ठीक, लेकिन इसका मतलब ही नहीं कि आप एक बार चोरी किए और आपको सजा मिल गई, आप दोबारा चोरी किए आपको सजा मिली, तो आप कोर्ट में बोले सर आर्टिकल 20 में तो बताया गया है कि एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी। उसके कुछ सर्कमस्टेंसेस हैं। ठीक, कुछ कुछ चीजों पर वो बनाया गया है। ठीक, अगर वही दोष सिद्ध दोबारा होता है तब की बात है। आर्टिकल 21 में क्या कहा गया है, राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार। आर्टिकल 21 में क्या कहा गया है, राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार, प्राण और जीवन की स्वतंत्रता, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी और प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ की जब हम बात करते हैं, तो जब हम प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, जीवन जीने की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की बात होती है। ठीक, क्या होती है, जीवन जीने की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की बात होती है। यानी हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं ह्यूमन वैल्यू की और डिग्निटी की बात करते हैं, ह्यूमन वैल्यू और डिग्निटी की बात करते हैं। ठीक है, ह्यूमन वैल्यू और डिग्निटी की बात करते हैं। ठीक, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 24 अगस्त 2017। इस दिन क्या हुआ था, राइट टू प्राइवेसी को क्या मान लिया गया था, आर्टिकल 21 का हिस्सा मान लिया गया था। ठीक, हिस्सा मान लिया गया था। सर ये पीडीएफ अभी ही डाल, हाँ भाई अभी ही डालेंगे, और कब डालेंगे। ठीक है,
और इसी में 86 ये वाला पूछ दिया जाएगा आपसे ना, ये वाला आपसे पूछ दिया जाएगा। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के द्वारा राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार को क्या बना दिया गया, आर्टिकल 21A बनाकर उसे कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेटस दे दिया गया। ठीक, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। ठीक, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। फिर आता है आर्टिकल 22, इसको प्रिजनर्स राइट भी बोलते हैं, बंदी व्यक्तियों का अधिकार भी बोलते हैं। देखो ऐसे समझो कि 20 जो है वो आपके गिरफ्तार होने से पहले का प्रोटेक्शन है, और 22 जो है जब आपके ऊपर दोष सिद्ध हो गया और आप गिरफ्तार हो गए तो आप पर किसी तरह का अत्याचार नहीं होना चाहिए, उसका प्रोटेक्शन है। ठीक है। 20 क्या कहता है, आपको तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक आपने कोई कानून न तोड़ा हो। 22 क्या कहता है, अगर आप गिरफ्तार हो गए हैं तो गिरफ्तार व्यक्ति के तौर पर भी आपके कुछ मौलिक अधिकार हैं। ठीक, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, यानी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर उसको मजिस्ट्रेट के सामने क्या करना होगा, पेश करना होगा। ठीक है, क्या हो गया, लो बैक स्लाइड देखो क्या है। ठीक है, ठीक, तो बंदी व्यक्तियों का अधिकार कहते हैं, प्रिजनर्स राइट कहते हैं, उसको 24 आवर्स के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, पहली चीज। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात क्या है, ठीक है, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। ठीक, बंदी व्यक्ति के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार या यातना नहीं की जाएगी, उसको मारा पीटा नहीं जाएगा। ठीक है, और क्यों गिरफ्तार किया गया है उसका कारण बताया जाएगा। ठीक, और अगर उसने गिरफ्तारी में कोई बयान दे दिया है तो उसे कोर्ट में एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ठीक, उसे कोर्ट में एविडेंस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। नोट कब करेंगे, नोट क्या करना है बताइए, इसको पूरा नोट करने की जरूरत है, इसको तो समझ लीजिए ना। 22 को क्या बोलते हैं, प्रिजनर राइट। मान लीजिए आपको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, नोट जो जो नोट करने के लिए कह रहे थे सुनो ध्यान से। मान लो तुम्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, ठीक, और तुमको सैटरडे की रात में गिरफ्तार किया गया या फ्राइडे की रात में गिरफ्तार किया गया, अगले 2 दिन छुट्टी है, सैटरडे संडे। सैटरडे को मान लो जन्माष्टमी पड़ गई, कुछ पड़ गया, कोर्ट वोर्ट बंद है, तो अब तुम 2 दिन तक पुलिस लॉकअप में रहोगे। तो पुलिस लॉकअप में पुलिस वाले क्या करेंगे, उल्टा टांग के मारेंगे, बोलेंगे बताओ बम फोड़े हो कि नहीं फोड़े हो, कितना लाठी खा पाओगे। 5 लाठी तक तो जाते जाते बोल दोगे कि सर अच्छा हुआ पकड़ लिए, हम अभी 4 जगह और फोड़ने वाले थे, अच्छा हुआ पकड़ लिए। और फिर तुमसे साइन करा लें, साइन करा के बोले चलो कोर्ट में जाओ, बताओ अब बयान करो, तो गया तुम्हारा जिंदगी। तो 22 नंबर इसी तरह की यातना से बचाता है, कहता है गिरफ्तार करने के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। दूसरा क्या कहता है, मारा पीटा नहीं जाएगा। तीसरी बात क्या कहती है, तीसरी बात क्या कहती है, उसको गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा। और चौथी बात क्या कहती है, अगर उसने गिरफ्तारी में कोई बयान दिया है तो वो अदालत में सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, मतलब फ्री ट्रायल, सॉरी फेयर ट्रायल उसको मिलेगा। ठीक है, आ गई बात। अभी भी लग रहा है नोट करना चाहिए, अभी भी लग रहा है नोट करना चाहिए, तब तो कर ही लेना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो 22 नंबर का आर्टिकल क्या है, 21 को फिर से बता दीजिए। मैंने कहा 21 में क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण और जीवन की स्वतंत्रता, मतलब आपकी अपनी प्राण और जीवन की स्वतंत्रता है। मैं ऐसे ही आपको गोली नहीं मार दूंगा आके, या आपको राज्य उठा के ऐसे ही क्या कर देगा, गायब नहीं कर देगा, या आपकी हत्या नहीं हो जाएगी। आपके प्राण के जीवन की स्वतंत्रता है, हर व्यक्ति का जीवन इंपॉर्टेंट है। पहले सबको यही लगता था, फिर बहुत सारे केसेस होना शुरू हुए, उन केसेस में कोर्ट ने डिफाइन करना शुरू किया। कोर्ट ने जब डिफाइन करना शुरू किया तो बताया कि देखिए आर्टिकल 21 में जो राइट टू लाइफ दिया हुआ है, जीवन का अधिकार दिया हुआ है, उस जीवन का बहुत महत्वपूर्ण मतलब है। क्या मतलब है, उसका मतलब है
उस लाइफ का मतलब है कि जीवन को जीने की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए, मानवीय गरिमा की बात होनी चाहिए, ह्यूमन डिग्निटी की बात होनी चाहिए और मानवीय मूल्य की बात होनी चाहिए। काम का मूल्य, जीवन का मूल्य, ये क्या हो जाएगा, समझना पड़ेगा। हैंग टिल डेथ कैसे मिल जाता है? उसके अंदर क्लॉज है ना बेटा, उसके अंदर क्लॉज है ना कि अगर आपको कन्विक्ट किया गया है किसी ऐसी चीज में जिसकी सजा, आपने कोई हीनियस क्राइम किया है और उसकी सजा क्या है, पनिशेबल टू डेथ है, तो फिर उस संबंध में ये 21 का आप हवाला नहीं दे पाएंगे। ठीक, अब ऐसे पढ़ोगे तब तो भैया बहुत कई साल लग जाएगा। ठीक है, तो नोट में 24 अगस्त 2017 को निजता के अधिकार को क्या बोल दिया गया, राइट टू प्राइवेसी बोल दिया गया। ठीक, तो 22 है। उसके बाद 23 एंड 24 आता है, तो चलो अब इस पर कल चर्चा करेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार पे कल चर्चा करेंगे। ठीक है, हम चाहे लिख के पढ़ाएं चाहे न लिख के पढ़ाएं, समय तुम लोगों को उतना ही लेना है, जल्दी नहीं पढ़ोगे। ठीक, हमसे मत कहना फिर अंत में जब सिलेबस थोड़ा बहुत रह जाएगा और हम भगा भगा के कराएंगे तो फिर मत बोलना हमसे, है? मजा तुम लोगों को पूरा चाहिए, सारा जान लेना है। पीडीएफ डाल दीजिए। हाँ डाल देंगे बेटा। 10 जुलाई का रिकॉर्डेड क्लास क्या हो गया? 10 जुलाई को कल का, ठीक है, कल की क्लास का क्या हुआ? नहीं आया? पीडीएफ तो डाल दिया था। ठीक, ठीक है, चलो टाटा बाय बाय।